बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने लगे हैं। अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो करते हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x माइनस 5 माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0 एंड ए पार्ट है पैरेलल टू द लाइन 6x प्लस 5 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यानी आपने ऐसी इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है जो कि इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या करती है, पास करती है। यानी हमने ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है और एक ये लाइन दी हुई है, ठीक है। जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, जो हमने रिक्वायर्ड लाइन निकालनी है वो पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है। तो ये जो दो लाइंस हैं इसको मैंने इस तरह बना दी, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इससे पास करती है, ठीक है, इससे गुजरती है। पॉइंट हमें मिल गया है, ठीक है। और हमने अगर यहाँ पे पॉइंट स्लो फॉर्म लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने लाइन की इक्वेशन निकालनी है और लाइन की जो इक्वेशन पढ़ी है वो हमने 6 टाइप्स पढ़ी हुई है। उसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है, सिमेट्रिक फॉर्म है और बाकी भी हैं। तो यहाँ पे चूंकि हमें एक पॉइंट मिल रहा है और एक स्लोप मिल रही है, तो यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला हमने फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो रिक्वायर्ड हमारी ये जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या करती है, पास करती है, ठीक हो गया। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम, इन दोनों लाइंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। इसको मैं इस L1 यानी लाइन 1 को मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ और जो ये लाइन 2 है L2 है, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ। अब यहाँ पे देखें y का कोएफिशिएंट -1 है और y का कोएफिशिएंट +1 है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल इसको ऐड करूँगी मैं, ठीक है। इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को मैं ऐड कर लूँगी क्योंकि दोनों वाइज के जो कोफिशिएंट 1 1 है, साइन ऑपोजिट हैं, इनको हम ऐड करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 7 और 1 8x हो जाएगा, 20 में से 4 माइनस किए तो 16 आ गया। x की वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगी। इसको इक्वेशन 1 में जो है वो पुट कर दें यहाँ पे, ये -2, x की वैल्यू -2 -5 -4 इक्वल टू 0 सोल्व करके y इक्वल टू -6 आ गया। तो इन दोनों L1 और L2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मेरे पास -2 और -6 आ गया, ठीक हो गया। तो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। पॉइंट हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास स्लोप रह गई है। स्लोप के लिए उसने, स्लोप कहाँ से आएगी, उसने कहा है ए पार्ट में एंड जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है टू द लाइन, इस गिवन लाइन के 6x प्लस 5 माइनस 14 इक्वल टू 0 के, इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो मैंने गिवन लाइन लिख ली 6x प्लस 5 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसे मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, y को लेफ्ट पे रहने दिया, 6x उधर जाके -6 आ जाएगा और -14 उधर जाके +14 हो जाएगा। ये y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है। तो इसको अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, तो m की वैल्यू यहाँ से आती है -6। चूँकि हम जानते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों, ठीक है, तो हमारे पास उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जो हमने निकालनी है वो इस लाइन के क्या है, गिवन है कि वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप भी क्या होगी, -6 होगी, ठीक है। गिवन लाइन की स्लोप क्या है, -6 है, ये इसकी -6 स्लोप है। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है, जो कि इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से पास करती है और पैरेलल है इस लाइन के, इस लाइन के पैरेलल है रिक्वायर्ड लाइन। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप भी, जो इसकी स्लोप है, इस लाइन की स्लोप है, उसकी भी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी वही होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाने लगी हूँ क्योंकि मुझे पॉइंट भी मिल गया है, स्लोप भी मिल गई है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2 -6 एंड m इज इक्वल टू -6, y -5 1 इज इक्वल टू स्लोप x -x1।
तो ये x1 की जगह मैंने -2 पुट कर दिया और y1 की जगह -6 पुट कर दिया और स्लोप की वैल्यू पुट कर दी है और इसको सॉल्व किया है और मेरे पास रिक्वायर्ड लाइन आ गई है 6x + y + 18 = 0। अब इसका जो बी पार्ट है, ठीक है, जो बी पार्ट है वो कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपने जो लाइन निकालनी है, ठीक है, वो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से पास करती है और परपेंडिकुलर है इस लाइन के। इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अब हम जानते हैं इस लाइन की स्लोप मैंने निकाल के आपको दिखाई है, वो क्या ही है? m = -6। तो जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम जानते हैं जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों की स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? -1। ठीक है, बी पार्ट है इफ बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों की m1 स्लोप यानी जो हमारे पास गिवन लाइन है उसकी स्लोप है और जो m2 है जो हमने रिक्वायर्ड लाइन निकालनी है उसकी स्लोप को m2 का नाम दिया है। तो दोनों लाइंस का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? -1। जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप मैंने निकाल दी है वो किसके इक्वल है? -6 है। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड लाइन है इसको मैंने m2 का नाम दिया है इसकी स्लोप को। m1 उधर जाके क्या हो जाएगा? m2 = -1 ओवर m1 आ जाएगा और m1 की वैल्यू हम जानते हैं वो -6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन हमने निकालनी है उसकी स्लोप जो है वो 1/6 आ गई है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिससे वो लाइन पास करती है वो पहले ही हम स्टार्ट में फाइंड आउट कर चुके हैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -2 -6 एंड स्लोप हमारे पास क्या है? 1/6 है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला लगा देना है, y - y1 = स्लोप x - x1। x1 y1 की जगह हमने ये x1 की जगह -2 y1 की जगह -6 पुट कर दिया है और स्लोप की जगह 1/6 पुट कर दिया है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट पे जाके, तो 6y + 36 आ जाएगा = x + 2। 6y उधर जाके यानी x है तो x लिखा, 6 उधर जाके -6y हो जाएगा और 36 जो है उधर जाके -36 + 2 जो है वो -34 हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड हमारे पास लाइन आ गई है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। यानी जो आपने लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। ठीक है, और वो एक्सिस के साथ जो रिक्वायर्ड लाइन जो है वो एक्सिस के साथ उसके जो इंटरसेप्ट्स हैं वो इक्वल बनाती है, इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। ठीक है, तो इधर भी हमने पॉइंट स्लो फॉर्म का फार्मूला लगाना है, जो यानी इक्वेशन ऑफ लाइन लगानी है, उसका जो पॉइंट है जिसे वो पास करती है वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिल जाएगा और ये जो दूसरी है मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, इससे हमें उस लाइन की रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन यानी इस लाइन 1 को मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ, लाइन 2 को इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये 2y है, y का कोफिशिएंट 2 है, इधर y का कोफिशिएंट 4 है, तो मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना दूँगी। ठीक है, तो दोनों प्लस साइन है, इसका मतलब है कि इसको माइनस करेंगे। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 में यानी फिर उसके बाद मैं माइनस करूँगी इक्वेशन 2 को उसमें से, तो 2x + 4y + 6 = 0 हो जाएगी ये इक्वेशन और इक्वेशन 2 मैंने लिख दी और इनको माइनस करने से इनके साइन चेंज हो जाएंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से -3x और +2x करेंगे तो -x आ जाएगा, -1 = 0, x उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x = -1 आ जाएगा। इसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं यहाँ पे x की जगह, तो -1 + 2y + 3 = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2y 3 - 1 2 हो जाएगा और 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, y की वैल्यू -1 आ गई। दोनों जो हमें गिवन लाइंस थी उनको जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकला है -1 और -1। ठीक है, यानी जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है वो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है, यानी ये दो लाइंस ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, वो जो आपने निकालनी है वो लाइन इससे क्या करती है? पास करती है। ठीक है, अब दूसरी जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पे पॉइंट स्लो फॉर्म
पॉइंट स्लोप फॉर्म का मैंने लाइन का फार्मूला लगाना है। तो पॉइंट तो मुझे मिल गया, अब मुझे स्लोप चाहिए। स्लोप जो है वो उसकी इस कंडीशन से मिलेगी, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। ठीक है, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, यानी जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है वो एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। तो आप ये देखिए, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ओके, तो ये लाइन है जो कि यहाँ ए पॉइंट पे एक्स इंटरसेप्ट बनाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज करें ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस एक्स है, और वाई क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट में जो वाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। और बी पॉइंट पे जो है वो वाई इंटरसेप्ट बनाएगी। तो जहाँ पे वाई इंटरसेप्ट होता है वहाँ पे एक्स ज़ीरो होता है, और वाई की जो वैल्यू वो वाई ले लें। ठीक है, तो ये इसका ए जो पॉइंट है, ये रिक्वायर्ड लाइन जो है एक्स एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट बना रही है और वाई एक्सिस पे भी बना रही है। ठीक हो गया। तो अब आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या बनेगी, y माइनस वाई वन स्लोप, जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एक पॉइंट होगा और एक स्लोप होगी, तो हमें पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन। तो ये x1 और y1 का तो पता है, x1 की जगह आपने -1 पुट कर दिया और y1 की जगह -1 पुट कर दिया। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि इस तरह की फॉर्म में बनी है। सिर्फ m की वैल्यू निकालनी है, और m की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपसे कहा था जो मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस है उस कंडीशन को यूज़ करके निकालनी है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देख लें, ये रिक्वायर्ड लाइन जो है ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बना रही है। ठीक है, तो एट एक्स इंटरसेप्ट पे क्या होता है, वाई ज़ीरो होता है। ठीक है, तो चूँकि ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, ये जो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो लाजमी बात है कि इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इधर देखें, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है इसमें आप एक्स की जगह एक्स ही रहने दें और वाई की जगह क्या पुट कर दें, ज़ीरो। तो वाई क्या आ जाएगा, ज़ीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन आ जाएगा, इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन। तो एम एक्स प्लस एम बन जाएगा, एक्स एम एक्स इधर आ जाएगा, एम उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस एम हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन माइनस एम बटा एम। ठीक है, जैसे एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या है वैसे ही ये जो वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट पे क्या होता है, एक्स ज़ीरो होता है। ठीक है, तो चूंकि ये जो रिक्वायर्ड लाइन है बी पॉइंट जो है लाइन के ऊपर लाई करता है, तो लाजमी इसको सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट जो है मैं इक्वेशन 3 में जो है सब्सिट्यूट कर सकती हूँ। ठीक है, तो एस की जगह इधर ज़ीरो और वाई की जगह वाई ही रहने दें। तो ये क्या बन जाएगा, वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या बन जाएगा, y प्लस वन इज इक्वल टू एम एक्स की जगह ज़ीरो प्लस वन, ज़ीरो प्लस वन क्या बन जाएगा, वन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये सब्सिट्यूट कर दिया, तो y प्लस वन इज इक्वल टू एम आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी m, वन उधर जाके माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अब चूँकि हमारे पास गिवन कंडीशन है कि जो रिक्वायर्ड लाइन जो आपने निकालनी है वो क्या करती है, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस है। ठीक है, एक्सिस के साथ उसके जो इंटरसेप्ट्स हैं वो इक्वल हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट है, तो आपने यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट की जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो पुट कर दी, और ये जो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो पुट कर दी है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप इसको। ठीक है, तो वन माइनस एम और m उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, एम स्केयर माइनस वन हो जाएगा, एम स्केयर माइनस एम हो जाएगा, m और m कैंसिल हो जाएगा, एम स्केयर इज इक्वल टू वन आ जाएगा, m इज इक्वल टू प्लस माइनस वन आ जाएगा। m की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन मैंने राइट की हुई है यहाँ पे। ठीक है, तभी राइट कर ली थी जब वो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आया था और सिर्फ एक स्लोप निकालने वाली रह गई थी, तो मैंने ये फॉर्म बना के दिखा दी थी, y प्लस वन इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन। तो जस्ट इसमें m की वैल्यू पुट करनी है, चूँकि m की दो वैल्यूज़ आई हैं, तो आपने पहले ये इक्वेशन 3 आपने लिख ली। ठीक है, जब m इज इक्वल टू वन होगा तो ये इक्वेशन किस तरह की फॉर्म होगी, y प्लस वन इज इक्वल टू वन इंटू एक्स प्लस वन। तो ये आ जाएगा x प्लस वन, एक्स प्लस जाके माइनस एक्स हो जाएगा, वन वन कैंसिल हो जाएगा। और यही इक्वेशन जब f की वैल्यू माइनस वन इधर पुट करनी है तो कैसी फॉर्म होगी वो देख लें आप। तो माइनस वन एम की जगह पुट किया, ये माइनस एक्स माइनस वन हो जाएगा, एक्स उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस एक्स इधर आके, तो एक्स प्लस वाई और माइनस वन इधर आके प्लस वन के साथ प्लस टू बन जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वो दो रिक्वायर्ड जो है हमारी इक्वेशंस आ गई हैं जो कि इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है
और एक्सिस के साथ उसके जो इंटरसेप्ट हैं वो क्या है, इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है वो। ये है कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस, यानी अगर 3 स्ट्रेट लाइंस जो हैं आपस में कंकरेंट हैं ऐसे, जैसे ये लाइन L1 हो गई, ये L2 हो गई और ये L3 हो गई, ये अगर एक पॉइंट पर मीट करती हैं, ठीक है, L1 ये L2 और ये L3, और L1 जो है वो इक्वल है A1x जमा B1y जमा C1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह L2 जो है वो है A2x जमा B2y जमा C2 इज इक्वल टू 0। L3 है हमारे पास A3x जमा B3y जमा C3 इक्वल टू 0। ये 3 लाइंस हैं, ठीक है, L1 L2 L3। अगर ये एक ही पॉइंट पर मीट करती हैं, एक पॉइंट से गुजरती हैं तीनों लाइनें, तो हमारे पास ये कंडीशन है। अगर एक पॉइंट ये कंडीशन होगी तभी ये कंकरेंट होंगी, ठीक है। ये देख लें A1x जमा B1y जमा C1 इक्वल टू 0, A2x जमा B2y जमा C2 इज इक्वल टू 0, A3x जमा B3y जमा C3 इक्वल टू 0 आर कंकरेंट इफ़ एंड ओनली इफ, अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी। ये देखें A1 A2 A3 x के सारे कोफिशिएंट, फिर y के सारे कोफिशिएंट B1 B2 B3 और सारे कांस्टेंट C1 C2 C3, इनका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी तभी ये तीनों लाइन जो हैं कंकरेंट होंगी, यानी एक पॉइंट पर मीट करेंगी। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइंस y इज इक्वल टू m1x प्लस C1, y इज इक्वल टू m2x प्लस C2 एंड y इज इक्वल टू m3x प्लस C3 आर कंकरेंट, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको A1x जमा B1y जमा C1 की फॉर्म में इन लाइंस को जो है कन्वर्ट करती हूँ, उस तरह की फॉर्म में लिखती हूँ, ठीक है। ये लाइन जो फर्स्ट लाइन है उसको मैं L1 का, दूसरी को L2 का, तीसरी को L3 का नाम देती हूँ और इसको लिखती हूँ M1x माइनस ये y उधर जाके -y हो जाएगा प्लस C1 इक्वल टू 0। लाइन की फॉर्म में लिखी है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। इसी तरह लाइन 2 को भी मैंने M2x -y प्लस C2 इक्वल टू 0 लिखा और थर्ड लाइन को भी M3x -y प्लस C3 इक्वल टू 0 लिखा। अगर यानी L1 L2 और L3 एक पॉइंट पर मीट करते हैं, हम जानते हैं, फिर हमने कंडीशन पढ़ी हुई है कि सारे x के कोफिशिएंट A1 A2 और A3, ठीक है, और फिर y के कोफिशिएंट B1 B2 और B3 और सारे कांस्टेंट C1 C2 C3, इसका डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताया हुआ है कि वो कंकरेंट है, आपने कंडीशन फाइंड आउट करनी है। वो कहते हैं फाइंड द कंडीशन दैट द लाइंस आर, ये जो लाइंस हैं ये क्या है, कंकरेंट है, ठीक है। तो हमने ये कंडीशन अप्लाई कर देनी है। ये सारे एक्स के जो कोफिशिएंट हैं M1 M2 M3 और y के कोफिशिएंट -1 -1 और कांस्टेंट C1 C2 C3, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, अगर वो कंकरेंट होती हैं। इसको लेफ्ट साइड को सोल्व करेंगे तो वो कंडीशन निकल आएगी, ठीक है। उसने कंडीशन मांगी हुई है, ये नहीं प्रूफ करना कि वो कंकरेंट है, उसने कहा है वो कंडीशन निकालो जब ये तीनों लाइंस आपस में क्या होती हैं, कंकरेंट होती हैं, ठीक है। तो इसको एक्सपेंडिंग बाय रो 1 जो कि हम फर्स्ट ईयर में मैट्रिसेस वाले चैप्टर में एक्सपेंडिंग करना सीख चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट अगर आपने एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करना है तो आपने M1 फर्स्ट एलिमेंट लिख देना है, उस आपने कॉलम को और उस रो को आपने छोड़ देना है, जो बाकी है उसका आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है, ठीक है। वो क्या होगा, C3 -1 से मल्टीप्लाई होकर -C3 होगा, दरमियान में माइनस आता है, तो ये जो ये -C2 जो है -1 से मल्टीप्लाई होगा -C2 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस C2 आ जाएगा। नेक्स्ट वाली वैल्यू के साथ माइनस लगाते हैं और नेक्स्ट वैल्यू है -1 लगा देते हैं, फिर उस कॉलम को और उस रो को एलिमिनेट कर देते हैं, जो रिमेनिंग जो टर्म्स बच जाती हैं उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। M2 C2 M3 और C3 का डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखनी है, वही आएगी M2 C3 मल्टीप्लाई होगा, ये दरमियान में माइनस लगाऊंगी, M3 और C2 मल्टीप्लाई होगा, फिर नेक्स्ट वाली के साथ प्लस C1 ये वाला एलिमेंट नंबर लिखूंगी और उस कॉलम को और उस रो को एलिमिनेट करके बाकी का डिटर्मिनेंट लिखूंगी। M2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -M2 होगा, दरमियान में माइनस लगता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -M3 आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और M3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब तो सिंप्लीफाई कर लें M1
और ये आ जाएगा C2 माइनस C3, ठीक है। अब यहाँ पे तो M1 सेपरेट था, यहाँ पे M2 और M3 मिक्सअप हैं, इसलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, M2C3 माइनस M3C2 हो जाएगा। इधर आ जाएगा C1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा M2C1 और M3C1 आ जाएगा। अब यहाँ पे M2, इन दोनों में से M2 कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा C3 माइनस C1। इधर से हमारे पास M3 कॉमन निकाला है इन दोनों टर्म में से, तो C1 माइनस C2 लिख दिया इक्वल टू 0। ये वो कंडीशन है जब ये तीनों लाइंस आपस में क्या होती हैं, कंकरेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ P सच डैट द लाइन्स 2x माइनस 3y माइनस 1, 3x माइनस 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल टू 0 मीट एट अ पॉइंट, ठीक है। यानी ये तीनों लाइन जो हैं एक पॉइंट पर मीट करती हैं, यानी कंकरेंट हैं, ठीक है। तो ये हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी वाली जो है कंडीशन, लाइंस की कंकरेंसी वाली कंडीशन हम जानते हैं, ठीक है। तो वो लगा के आपने P की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर देनी है, ठीक है। ये मैंने लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 लिख दी है, ठीक है। और ये उसने गिवन कहा हुआ है कि मीट एट अ पॉइंट, ये एक पॉइंट पर मीट करती हैं, यानी ये कंकरेंट है। हम जानते हैं कब ये कंकरेंट होती हैं, इफ़ एंड ओनली इफ जब ये सारे x के कोफिशिएंट और ये सारे y के कोफिशिएंट और ये सारे कांस्टेंट, इनका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, इक्वल टू 0 हो, तब ये जो है तीन स्ट्रेट लाइंस होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, कंकरेंट होती हैं, एक पॉइंट पर मीट करती हैं। तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट क्या है, मेरे पास x का कोफिशिएंट है 2, इधर x का कोफिशिएंट है 3, इधर x का कोफिशिएंट है 3, ठीक है। y का कोफिशिएंट है -3 और इधर है -1 और उस लाइन पे है +p। इधर कांस्टेंट टर्म है -1, इधर कांस्टेंट टर्म है -5 और इधर कांस्टेंट टर्म है 8, ठीक है। इधर मैंने सब्स्टिट्यूशन कर ली है, इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब मैंने स्पेनिंग बाय रो 1 किया है तो 2 और इस कॉलम को और इस रो को एलिमिनेट करके बाकी का मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया है, -8 + 5p आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू के साथ लगाते हैं माइनस और वैल्यू है -3 और उस कॉलम को और उस रो को एलिमिनेट करके जो बाकी 3 थी, -5 और 8 है, उसका ले लिया डिटर्मिनेंट। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू के साथ लगाते हैं प्लस और वैल्यू है -1, उस कॉलम को उस रो को एलिमिनेट कर दें, बाकी जो बचाता है इसका डिटर्मिनेंट ले लें, 3p और दरम्यान में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस और ये 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, 16 और 5 2 10, माइनस माइनस प्लस 3 और 24 और 15 को ऐड करके 39 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3p + 3 इक्वल टू 0। तो इसके बाद p वाली वैल्यूज़ मैंने अलहदा कर दी हैं, कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ अलहदा कर दी हैं। p को 10p और -3p 7p आता है और कांस्टेंट उसको सोल्व करके 98 आता है और 98 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जो p की वैल्यू मेरे पास आई है वो -14 आई है। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस। आपने ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने हैं और एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं जो कि गिवन है, ABC गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले इन वर्टिसेस के अकॉर्डिंग हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। तो ये अगर आप ये इसको अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स अगर इसको स्केच कर लें इस ट्राइंगल को तो बेस्ट है, ताकि आपको एंगल्स की जो डायरेक्शन है आपको पता चल जाए कि हमने ए वर्टेक्स कहाँ लेना है, ठीक है, और बी कहाँ लेना है और सी कहाँ लेना है। और एंगल्स की डायरेक्शन हमें हमेशा हमने एंटी क्लॉकवाइज लेनी है, पॉजिटिव एंगल्स लेने हैं, ओके। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देख लें, ये एक्स एक्सिस हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस हैं, ओके। तो मैंने पॉजिटिव एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5 -6 बना दिए, ओके। अब यहाँ पे एक्स देखें, ए को कैसे हम ए पॉइंट को कैसे हम बनाते हैं, देखें ए में हमारे पास x2 है और y कितना है -5। ये देखें x हमारा 2 है और y कितना है हमारे पास -5, ये y है। तो आपने इसको ऐसे ऐसे ही देखें y का ये, तो जिस पॉइंट पे ये मीट करते हैं ये वो रिक्वायर्ड पॉइंट है, यहाँ पे x2 है और y क्या है -5 है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, d हमारे पास है x -4 है और y -3 है। तो ये देखें x आपके पास -4 है, ये -4 है, ठीक है, और y कितना है -3, ये देखिए -3 है। तो ये देखिए जिस पॉइंट पर ये मीट करेगा, ये वाला
ये वो पॉइंट है, बी पॉइंट है, जहाँ पे ये हमारे पास एक्स क्या है -4 है और वाई कितना है -3 है, ठीक है। अब सी जो है एक्स -1 है और वाई कितना है 5 है, एक्स -1 ये है और वाई 5 ये है। तो जहाँ पे ये मीट करते हैं, ये देखिए जहाँ पे ये पॉइंट मीट करेगा, ये सी हमारा वर्टेक्स है, ओके। -1 और वाई कितना है 5 है, ओके। इस तरह ये मैंने ए बी सी को हमने ज्वाइन कर देना है, ए बी सी वर्टेक्स बना के, ठीक है। हमने फिर ए को बी के साथ, बी को फिर सी के साथ और सी को ए के साथ जो है वो ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना लेनी है। ए पे फिर ए वर्टेक्स पे अल्फा एंगल बनेगा, बी पे बीटा और सी पे गैमा। अब डायरेक्शन जो है घड़ी ऐसे चलती है, ये क्लॉकवाइज होती है, ऐसे जाना जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, जैसे हमारा क्लॉक चलता है। और इस तरह जो डायरेक्शन होती है ना वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज लेने हैं, ठीक है। तो जैसे अब ए वर्टेक्स है, अब इसका जो अगर क्लॉकवाइज देखें, इसको समझ लेना कि ये एक सेंटर मान लें, ये जो है ना एक घड़ी का सेंटर है, ठीक है। बहुत बच्चों को समझ नहीं आती, उसके लिए मैं ज़्यादा डिटेल से बता रही हूँ ना कि ये जो है ए आपके पास क्लॉक का जैसे सेंटर नहीं वो है, ठीक है। अब क्लॉक कैसे चलता है, क्लॉक तो ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है ना, तो क्लॉक ऐसे ही चलता है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा एंगल इसका, फिर ऐसे होगा, इसलिए कि इसका एंगल फिर कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। इस तरह घड़ी चलती है और ये क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे एंगल लेना है। अब सी पे आपने डायरेक्शन बनानी है, ठीक है। तो सी को आप मान लें कि ये आपके क्लॉक का जो है वो सेंटर है, ठीक है। तो आप खुद आपको पता है कि जो वॉच है वो ऐसे चलती है, क्लॉक जो है वो ऐसे चलता है, ठीक है। तो एंटी क्लॉक किस तरह होगा, फिर ऐसे होगा, ठीक है। इसी तरह बी पे भी आपने डायरेक्शन बना लेनी है, ठीक है। एंटी क्लॉक ऐसे, ये आप क्लॉक का सेंटर मान लें, ठीक है। तो क्लॉक कैसे चलता है आपका, क्लॉक ऐसे चलता है ना, तो एंटी क्लॉक वाइज कैसे होगा, ऐसे होगा, ओके। तो अगर ये डायरेक्शन का पता होगा तो बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी की स्लोप को, अब ए बी से हमने बना ली, वर्टिसेस बना ली, इसको ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बना ली। तो ए बी की स्लोप को m1 का नाम देंगे, ए बी सी और सी ए। तो ए बी की स्लोप को m1, बी सी की स्लोप को m2 और सी ए की स्लोप को m3 का नाम दे देना है, ठीक है। m1 स्लोप ऑफ ए बी, दो पॉइंट्स की स्लोप निकालने का फार्मूला हम जानते हैं, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है। तो a के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1 होंगे, जो b के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x2 y2 होंगे, ठीक है। तो -3 और -3 माइनस और -5 बटे में क्या होगा, ये हमारे पास होगा -4 -2 सोल्व करके -3 माइनस +5 -3 2 आ जाएगा, -4 -2 -6, ये आ जाएगा 1/-1/3। इसी तरह आपने स्लोप ऑफ बी सी निकाल देनी है, ठीक है, और स्लोप ऑफ सी ए निकाल देनी है। अब जो अल्फ़ा जो है वो एंगल है किसके दरमियान में, किन स्लोप्स के दरमियान में, इसकी डायरेक्शन देखें, ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से, इधर से, ये देखिए ये m3 स्लोप है और ये m1 है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन की तरफ देखना है कि यहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो जहाँ पे जाता है ना आपने वहाँ से लिखना है, यानी m1 माइनस m3 लिखना है। tan अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m3, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगा देना है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, m1 की है वैल्यू -1/3, m3 की जो वैल्यू है वो है -10/3 और इधर वैल्यूज पुट करती हैं। आगे सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास आता है 27/19, अल्फा इधर आने दें, tan उधर जाके tan इनवर्स 27/19 आ जाएगा, कैलकुलेटर से इसकी 54.9 डिग्री वैल्यू आ जाएगी, एंगल आ जाएगा आपका, ठीक है। इसमें सिर्फ आपने जो समझने वाला पॉइंट है ना वो डायरेक्शन का, बच्चों के क्वेश्चन में माइनस और प्लस माइनस के साइंस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो अगर आप इसको इस तरह स्केच कर लेंगे, ट्राइंगल को बना लेंगे और इस बात को समझ लेंगे कि हमने एंगल किस तरह लेना है। जैसे अब बीटा एंगल है, ठीक है ना, अब बीटा कहाँ से शुरू होता है, इस लाइन से शुरू होकर यहाँ पे जाता है ना, तो tan ऑफ बीटा का जो फार्मूला लगाना है ना, जहाँ तक जाता है वो वाली स्लोप यूज़ करनी है, यानी m2 माइनस m1, ठीक है। tan बीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1, ये ऊपर वाला सही लिख लिया, नीचे तो बहुत ईजी लिखना, 1 प्लस m2 इंटू m1। इसमें m1 m2 की वैल्यूज पुट कर देनी है, ये आपको सोल्व करके 27 आ जाएगा, बीटा क्या आ जाएगा, tan उधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा, कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू निकाल लें, ठीक है। अब tan ऑफ गैमा का फार्मूला लगाना है, तो अब ये देखें गैमा,
गैमा कहाँ पे जा रहा है, ये देखिए किनके दरमियान में है, M2 और M3 के दरमियान में है। M2 से शुरू होता है और M3 तक जाता है, तो आपने जहाँ तक जाता है वहाँ पे M3 माइनस M2 करना है, ठीक है। टेन ऑफ गैमा क्या लिखेंगे, M3 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M3 इंटू M2 आ जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आता है 54/71, तो गैमा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 54/71। इन्वर्स लेने के बाद एंगल आता है 37.2 डिग्री आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हु साइड्स आर। ये आपको 3 साइड्स गिवन है और आपने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, हम जानते हैं एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। ओके, ये एक ट्राइंगल बन गई है, हमने इस ट्राइंगल का ये एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, और ट्राइंगल के एरिया का जो फार्मूला है वो हम जानते हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है। ओके, अब ये जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, ये एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो अभी अगर ये साइड 1 है, ये साइड 1 हो गई, ये ट्राइंगल की साइड 2 हो गई और ये ट्राइंगल की साइड 3 हो गई। ये हमें 3 साइड्स के मैंने साइड 1 साइड 2 और साइड 3। साइड 1 और साइड 2 के ये जो वर्टेक्स है, ये इसको ए का नाम दूंगी। ये जो वर्टेक्स साइड 1 साइड 2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमारे पास ये ए वर्टेक्स आता है, ठीक है। और ये जो बी वर्टेक्स है, ये साइड 2 और साइड 3 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आता है, ठीक है। और जो ये सी है, ये आता है साइड 3 और साइड 1। साइड 1 और साइड 3 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वर्टेक्स सी आता है। तो सबसे पहले हम ये ए बी, हमें साइड्स गिवन है, वर्टिसेस नहीं है। और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो हमने फाइंड आउट करना है, उसके फार्मूला में वर्टेक्स ए, वर्टेक्स 2 और वर्टेक्स 3 के वर्टिस सी के जो है वो कोऑर्डिनेट्स यूज़ हुए हैं। इसलिए सबसे पहले हम ये वर्टिसेस ए बी सी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो साइड 1 और 2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ए वर्टेक्स मिल जाएगा, साइड 2 और साइड 3 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वर्टेक्स बी मिल जाएगा, और साइड 1 और साइड 3 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वर्टेक्स सी मिल जाएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, ये साइड 1 है और ये साइड 2 है। ओके, इसमें y के कोफिशिएंट दोनों सेम है, एक माइनस में एक प्लस में है, तो हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करूँगी, ठीक है। तो इसको ऐड करने से y जो है वो हमारा ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। 17x माइनस 51 इक्वल टू 0, 51 राइट पे चला जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें, 7 इंटू 3 आ जाएगा x की जगह, माइनस y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 7 3 ज़ा 21 और y की वैल्यू आ गई 11। तो इक्वेशन 1 यानी इक्वेशन 1 जो नाम दी वो साइड 1 है, ठीक है। ये साइड 1, ये साइड 2, ये साइड 3। साइड 1 को इक्वेशन 1 का नाम दिया, साइड 2 को यानी ट्राइंगल की साइड 2 को इक्वेशन 2 का नाम दिया है, ट्राइंगल की साइड 3 को इक्वेशन 3 का नाम दिया है। अब 1 और 2 को आपस में सॉल्व किया है, सॉल्व करने से वर्टेक्स ए मिल गया है, ठीक है। इसी तरह ये देखें, वर्टेक्स बी फाइंड आउट करने के लिए मैं साइड 2 और साइड 3 यानी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आपस में सॉल्व करूँगी। ये इक्वेशन 2 और 3 है, ये यहाँ पे मेरे पास प्लस y है और ये 2y है। दोनों का कोफिशिएंट सेम करने के लिए इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, दोनों साइन सेम है इसलिए मैं माइनस करूँगी। इक्वेशन 3 को इसमें से मैं माइनस कर दूँगी। तो मैंने ये पहले इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया है और इक्वेशन 3 को इसमें से फिर मैं माइनस कर रही हूँ। माइनस करने से साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, y के कोफिशिएंट सेम होने के बाद कैंसिल हो जाएंगे। तो 17x इज इक्वल टू 85 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 5। इसको इक्वेशन किसको सोल्व कर रहे हैं, 2 और 3 को, तो आपने सिर्फ 2 और 3 को ही यूज़ करना है। अब ये जो x की वैल्यू है ये इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो आ जाएगा 10 इंटू x की वैल्यू 5 प्लस y माइनस 41 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने से y की वैल्यू आ गई -9, s की वैल्यू है 5 और y आया है -9। तो b वर्टेक्स आ गया आपके पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करने से, ठीक हो गया। इसी तरह c जो वर्टेक्स है वो मेरे पास साइड 1 और साइड 3 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिलकर बनता है। इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सिर्फ सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो ये देखें,
ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 3 है। इसमें y का कोफिशिएंट 1 है, इधर y का कोफिशिएंट 2 है। इसका मतलब इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और दोनों के जो साइन है वो अपोजिट हैं, तो ऐड कर दूँगी इक्वेशन 3 को इसमें, ठीक है। तो ये मैंने इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, इक्वेशन 3 लिख दी, दोनों को ऐड किया। जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, y रिमूव हो गया और ये आ जाएगा 17x माइनस 17 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई 1। अब इस x की वैल्यू इक्वेशन 1 या 3 में ही पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम 1 और 3 इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और सी वर्टेक्स पॉइंट आउट कर रहे हैं जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है साइड 1 और साइड 3 का। तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 3 में ही ये आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है। मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ। तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू 1 माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यूज़ को सोल्व करके -3 आ गई। वर्टेक्स सी जो है आपके पास x 1 है और y की वैल्यू है -3, ठीक है। तो ये ए बी सी वर्टिसेस आ गए हैं ट्राइंगल के। ये आपके पास x1 y1 है, ये आपके पास x2 और y2 है और ये आपके पास x3 और y3 है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फार्मूला है 1/2 x1 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 का डिटर्मिनेंट। तो मैंने इधर x1 की वैल्यू 3, x2 की 5 और x3 की 1 ये पुट कर दी 3 5 1। तो y1 y2 y3, y1 है 11, y2 है -9, y3 है -3, वो पुट कर दिया है। 1 1 सेम एज इट लिख दिया है। तो इसको एक्सपेंडिंग बाय रो 1 कर दिया है, ठीक है। 3 लिखा है, उस कॉलम को उस रो को एलिमिनेट करके रिमूव करके बाकी जो बच जाता है उसका डिटर्मिनेंट ले लिया है। नेक्स्ट वैल्यू के साथ माइनस लगाया, 11 लिखा है, उस कॉलम और उस रो को एलिमिनेट कर दें, बाकी जो 5 1 और 1 1 बचता है उसका मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया है। फिर +1 लिखा है, उस कॉलम उस रो को रिमूव करके बाकी जो बच जाता है उसका डिटर्मिनेंट ले लिया है। इसको सॉल्व करके मेरे पास आता है -68/2, ये आ जाएगा -34 स्क्वायर यूनिट। अब एरिया जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इससे आपने 34 लिखना है स्क्वायर यूनिट। एरिया का जो यूनिट है वो स्क्वायर यूनिट लिखते हैं और एरिया ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस साइन को हमने निगलेक्ट कर दिया है।